लॉर्ड कर्जन की नीतियों को समझिए। उसके प्रशासनिक निर्णयों ने इतिहास बदला। इसका मुख्य उदाहरण बंगाल विभाजन था। ये उनकी फूट डालो राज करो नीति थी। इस विभाजन के कारण पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। जनता ने सड़कों पर उतरकर इस फैसले का इसी विरोध ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने देश को एकजुट किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हर तरफ विरोध की गूंज थी। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल यूपी जीके जीएस विद प्रिंस तिवारी पे। आइए आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड की जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे जो है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। लेकिन इस टॉपिक को कवर करने के पहले हम ये जानेंगे कि आखिर कौन थे कर्जन जिनको करना पड़ा बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। बंगाल विभाजन के कारण क्या भारतीयों को इससे क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, आज हम हर चीज़ों पे इस पे बात करेंगे। और क्या बंगाल विभाजन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसने क्या इफेक्ट किया भारत पे। तो आइए आज हम बंगाल विभाजन को जानने के पहले हम बात करते हैं कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन जो भारत में वायसराय थे, वायसराय का मतलब होता है ब्रिटेन की सरकार का प्रतिनिधि। तो इनका कार्यकाल होता है भारत में 1899 से लेकर 1905 तक। अब आप लोग सोचेंगे कि ये वायसराय क्या होते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए समय समय पर कई अधिनियम लाया। उसमें से एक अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। और ये अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत कहा गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल जो है ये भारत का वायसराय कहलाएगा। तो इसी वायसराय कहलाने के क्रम में लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय होते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है। तो देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया जो है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जिनका कार्यकाल होता है भारत में कितना, तो 1899 से 1905 तक। अब देखिए, अब जब हम कर्जन के बारे में पढ़ेंगे तो कर्जन ने भारत पे कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिसके कारण आज हम कर्जन की बात करेंगे। तो कर्जन ने जो भारत में कार्य किया तो इसमें से कुछ इन्होंने प्रशासनिक सुधार के कार्य किए, तो कुछ जो है इन्होंने भारत में पनप रही राष्ट्रवाद की जड़ों को कमजोर करने का भी काम किया। इनके प्रशासनिक सुधार में, कर्जन के प्रशासनिक सुधार में जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कर्जन के समय में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ और एक रेलवे बोर्ड के गठन की बात की गई। वहीं कर्जन ने पुलिस सर एड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया, जिसके तहत बाद में सीआईडी की स्थापना भी की गई। तो वहीं कर्जन ने 1904 में जो भारत के जो पुरातत्व स्थल थे इनके संरक्षण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया, जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना हुई और ताजमहल जैसे संरक्षित स्मारकों को संरक्षित करने का कार्य किया गया। लेकिन कर्जन जब ये काम करता है तो कर्जन इसके साथ साथ कर्जन के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं जिनका भारत की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वो था बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन क्यों करना पड़ा, आखिर में क्यों बंगाल का ही विभाजन हुआ। कर्जन चाहता तो और किसी का भी और किसी राज्य का विभाजन कर सकता था, लेकिन बंगाल का ही विभाजन क्यों किया। तो कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन करने का उसका एक रीजन ये भी था कि बंगाल जो था ये आपका ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोआब पर स्थित था, जिसके कारण ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ पर कई प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों का भी केंद्र था।
और अब हम जब हम इस बंगाल की बात कर रहे हैं तो हम वर्तमान के बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम इस टॉपिक में बंगाल की बात करेंगे तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का जो झारखंड का क्षेत्र है, और जो हमारे जो आज पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तब ये बंगाल के हिस्सा हुआ करते थे। इसमें असम का भी क्षेत्र शामिल था। तो ये था हमारे लिए बंगाल का बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि कर्जन थे, जब ये बंगाल का विभाजन करेंगे तो इसके पीछे ये क्या तर्क देंगे। देखिए, कर्जन ये कहेंगे कि बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इतने बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रशासन करना हमारा दुष्कर हो रहा है, इसलिए हमको बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। लेकिन हम भारतीय जल्द ही भाप गए थे कि ये वही कहावत हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। जो कर्जन ने तर्क दिया वो तर्क ऐसा नहीं था। उसके पीछे बंगाल में पनप रहा राष्ट्रवाद रूपी शिशु की हत्या करना, यही कर्जन का मुख्य उद्देश्य था। और कर्जन, इसके पहले कर्जन की दमनकारी नीतियों में एक नीति ये भी थी कि कर्जन के समय में ही 1899 में कलकत्ता नगर निगम के 28 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया था, जिसका कारण था कि कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम में क्या किया कि जो निर्वाचित भारतीय हैं इनकी संख्या को कम कर दिया, निर्वाचित भारतीयों की संख्या को कम कर दिया, और जो मनोनीत अधिकारी थे इनकी संख्या को बढ़ा दिया। इस प्रकार कलकत्ता नगर निगम में अंग्रेजों का बहुमत हो गया, जिसके विरोध के चलते 28 भारतीय सदस्यों ने कलकत्ता नगर निगम से इस्तीफा भी दे दिया था। चूंकि उस समय जो विश्वविद्यालय थे वहां पे शिक्षक और छात्र राष्ट्रवाद की चर्चा करते थे, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्यों की बात करते थे। तो इसलिए कर्जन 1904 में विश्वविद्यालयों पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अधिनियम लाते हैं। लेकिन कर्जन का जो सबसे विवादास्पद वो किया गया कार्य था वो था बंगाल का विभाजन। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि कर्जन बंगाल का विभाजन करने के पीछे क्या रीजन देंगे। देखिए, ये हमने आपको बता दिया है कि 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया, जिसके तहत भारत में जितने भी स्मारक थे, जिसमें ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनके संरक्षण की बात की गई। रेलवे का विस्तार, सबसे अधिक रेलवे का विस्तार कर्जन के समय में हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। इसमें पूछता है कि फ्रेजर की अध्यक्षता में किस कमीशन का गठन किया गया, तो आप बताएंगे पुलिस आयोग। एक पुलिस कमीशन बनाया गया, एक पुलिस आयोग की गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फ्रेजर। और इसी प्रकार अकाल की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मैकडॉनल्ड कमीशन। इसको आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड में खाने पीने की चीज मिलती है, तो मैकडॉनल्ड आयोग का पूछे कि मैकडॉनल्ड आयोग के गठन संबंधित हैं, तो उसमें यदि आपको अकाल मिल जाए तो वही अकाल ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड आयोग का गठन अकाल की समीक्षा के लिए किया गया था। और कर्जन ने किसी क्षेत्र में सहकारी ऋण को बढ़ावा देने के लिए भी अपने सुधार किए कि जिससे किसानों को सहकारी ऋण मिल सके। लेकिन कर्जन के सिर्फ यही कार्य नहीं थे। अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के वास्तविक सरकारी तर्क बनाम वास्तविक उद्देश्य। जैसा कि इसमें मतलब हाईलाइट भी है कि सरकारी तर्क क्या था कि बड़े प्रांत का प्रशासन आसान बनाना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना। लेकिन हमने जो अभी आपको बोला था कि वास्तविक उद्देश्य था मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात उभरती हुई राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करना और अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को बढ़ावा देना। अब इस बंगाल विभाजन के क्रम में अंग्रेज फूट डालकर अपने शासन को स्थापित करने का कार्य करेंगे। वह मुस्लिम वर्ग को भड़काने का कार्य करेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे आपके हितों की पूर्ति नहीं होगी। यही कारण है कि 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन भी हो जाता है। जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन होगा तो 1906 में मुस्लिम लीग की गठन भी हो जाती है।
उसके बाद अब हम बात करेंगे घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लेकिन कहा गया यह विभाजन लागू होगा 16 अक्टूबर 1905। लेकिन कहा गया कि ये जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905, ओसीटी का मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म में अक्टूबर लिख दिया है, और कहा गया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। अब जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है, यह भारत में एक अकस्मात भारतीयों के मन में जो एक भय था ब्रिटेन की सरकार को लेकर, ब्रिटेन की सरकार का असली चेहरा उजागर हो जाता है और भारतीय बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। अब जब बंगाल विभाजन का विरोध होगा तो इसमें सर्वप्रमुख यह कार्य किया जाएगा कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता का जो टाउन हॉल है वहाँ पे एक प्रमुख बैठक होगी और 7 अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन के जहाँ पे विरोध का कार्य किया जाएगा। और इस विरोध के क्रम में प्रमुख कार्य यही किए जाएंगे कि हम बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं और जिसके क्रम में जो विदेशी वस्त्र हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, इनका बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। इनका मानना था कि यदि हम विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्त्र, ब्रिटेन से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को कमजोर करने का कार्य करेगी, जिससे, और हम जब स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तो भारतीय उद्योगों को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा, जिसके चलते इनको एक अच्छा फायदा मिलेगा, जिसका परिणाम इनको अच्छा मिलेगा। अब इसके क्रम में 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू होगा, जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होगा, इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को हिंदू मुस्लिम को राखी बांधेंगे तो मुस्लिम हिंदू को राखी बांधेंगे, एक दूसरे के गले लगेंगे, शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा और जगह जगह लोग, जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ नदी है, वहाँ पे स्नान करेंगे और इस प्रकार बंगाल विभाजन को विरोध करने का उन्होंने अपना एक माध्यम ढूंढ निकाला था। अब जब बंगाल का विभाजन होगा तो बंगाल विभाजन में कर्जन ने क्या किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल और ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में आज का बांग्लादेश और असम के कुछ क्षेत्र इसमें रखे गए और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? ढाका। और जो पश्चिम बंगाल है, और जो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसमें वर्तमान का, और जो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है इसमें वर्तमान का बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र रखे गए और इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। कलकत्ता। अब देखिए, अब जब राजधानी को कलकत्ता बनाया जाएगा, अब ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल, ये है आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक। अब पूर्वी बंगाल में यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। यही है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अब इसके बाद क्या होगा कि कर्जन, ये जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, यहाँ का अधिक दौरा करेंगे और उसके बाद ये कर्जन यहाँ के मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को यह दिखाने का कार्य करेंगे कि अंग्रेजी सरकार आपके हितों के लिए वरी है और जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका आपके लिए कोई औचित्य नहीं है, जिसका परिणाम यह होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो भारत के मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनकी बीच वैचारिक मतभेद बढ़ेगा। ये हमने आपसे चर्चा कर चुके हैं।
अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि विभाजन के विरोध में जो दिन था उसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हाथ में राखियां बांधी गई, हिंदू मुस्लिम को राखी बांधता था, मुस्लिम हिंदू को राखी बांधता था, जनसभाएं की गई, जुलूस की गई और वंदे मातरम का नारा दिया गया। और इसके कारण एक जन आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन भारत में उठ खड़ा हुआ। अब बात होती है, क्या एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या जो बंगाल का आंदोलन है, जो ये बंगाल विभाजन है और जो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, तो क्या ये सिर्फ बंगाल तक सीमित था या बंगाल के बाहर भी इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है? तो आपको मैं बता दे रहा हूं, बंगाल विभाजन का जो ये प्रभाव था स्वदेशी आंदोलन की, जिसके चलते शुरुआत हुई, इसका प्रभाव बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, जहां पे पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह करेंगे, तो वहीं बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जी करेंगे। और ये वहां के क्षेत्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव आदि के माध्यम से घर घर ये अपनी बातें पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो वहीं दिल्ली में सैयद हैदर रजा जो है दिल्ली में सैयद हैदर रजा ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। और वहीं मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 7 अगस्त 1905 को देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यहां से भी क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तब आप बताइएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव किया जाएगा। स्वदेशी वस्तुएं जो है इनके प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन जो है कि होता है कि जब हमारा देश विदेशी वस्तुओं की होली जलाया, जो है मतलब विदेशी वस्तुओं की होली जलाता था, तो इसका विरोध किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस बात से असंतुष्ट थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो इस बात से असंतुष्ट थे कि आप विदेशी वस्तुओं की होली जलाइए। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने का किसने विरोध किया, तब आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने का विरोध किया। अब जब पूरे देश में ये सब चीजें हो रही थी, लोग बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण उस समय की एक राजनीतिक संस्था जो बन चुकी थी, उभर रही थी, वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य रहा इस बंगाल विभाजन के क्रम में? तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, INC 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन उत्तर प्रदेश के बनारस में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो बनारस है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 का अधिवेशन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। मैं इस बात को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब 1905 में भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1905 में। अब इनकी अध्यक्षता में बंगाल विभाजन के विरोध की बात की जाएगी और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की जाएगी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में। अब इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय गीत और साहित्य की भूमिका क्या रही स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का इनका वंदे मातरम जो था, ये इतना
प्रमुख रूप से एक गीत बन गया था कि अंग्रेज जहां वंदे मातरम सुनते थे ये वहां लाठी लेके पहुंच जाते थे, लाठी चार्ज कर देते थे। वंदे मातरम का इतना अंग्रेजों को लेके, वंदे मातरम को लेके अंग्रेजों में इतनी चिढ़ मच गई थी कि वो वंदे मातरम का नाम जैसे सुनते थे तो वो लाठी चार्ज कर देते थे। वो इससे चिड़चिड़ापन हो गए थे और इस वंदे मातरम को बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। लोकगीत, कविता, समाचार पत्र, साहित्य आदि के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का व्यापक प्रसार कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सांस्कृतिक एकता और प्रतिरोध को मजबूत किया। अब हम जैसे आपसे हम बात किए थे कि पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे। बंबई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में बी ओ चिदम्बरम पिल्लई जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। दिल्ली में भी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, तो किसके द्वारा, तो सैयद हैदर रजा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था दिल्ली में। ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया था और किसने इसको भारतीय जनमानस में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का व्यापक रूप से प्रयोग किया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। राष्ट्रीय आंदोलन में छात्रों, महिलाओं और मध्यम वर्ग की भी भागीदारी रही। अब हम जो बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसे अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे, जहां पे बंगाल विभाजन के आंदोलन और स्वदेशी और बहिष्कार की भावना को बल मिलेगा। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ। जब बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसके बाद ये हुआ कि चूंकि देशव्यापी देश में विरोध प्रदर्शन किया गया और बहुत व्यापक रूप से इसका विरोध किया गया, और जिसके चलते जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया तो कहाँ ये किया गया था, दिल्ली में ही। 1911 में एक घटना घटती है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट होते हैं जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के जो सम्राट हैं जेम्स प्रथम, और इनकी जो क्वीन होती हैं महारानी महारानी मैरी, इनका भारत आगमन होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली दरबार 1911 के समय जो ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम और महारानी मैरी, ये भारत में सर्वप्रथम कहाँ आते हैं, तो ये बंबई पहुंचते हैं, क्योंकि पानी के जहाज से आते हैं। और इसीलिए इनकी स्मृति में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया का सॉरी माफ कीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों किया गया था, अब आपको चीजें कंफर्म हुई होंगी कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, तो दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद वहां पे दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया तो वहां पे ब्रिटेन के सम्राट ब्रिटेन के सम्राट जेम्स पंचम और महारानी मैरी आती हैं। इनकी स्मृति में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। अब जब ये आते हैं तो दिल्ली दरबार में सम्राट के द्वारा एक घोषणा की जाती है 1911 में कि बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द करने की घोषणा की जाती है दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में जब बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है तो ये कहा जाएगा कि अब भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। भारत की राजधानी कोलकाता से
भारत की जो राजधानी अब तक कोलकाता थी उसको, भारत की राजधानी जो अब तक कोलकाता थी उसको नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली दरबार 1911 के तहत 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनती है। इसके तहत और इसके साथ ही बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। ये था हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अब चूंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी ट्रिपल पेट और इसके साथ ही बिहार पीसीएस की परीक्षा भी आयोजित होने वाली है, तो उसके लिए तो इसमें से हमारा एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये है कि कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक भारत में था, कर्जन का कार्यकाल। अच्छा जी, कर्जन से एक क्वेश्चन और पूछ ले कि वह कौन सा वायसराय था जिसने ब्रिटिश पाउंड को, जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है ब्रिटिश पाउंड को, उसको भारत में वैध मुद्रा, लीगल मनी, वैध मुद्रा बनाया था। तो वो थे कर्जन ही। कर्जन के समय में ही ब्रिटिश की जो पाउंड मुद्रा है उसको बनाया गया था, वैध मुद्रा घोषित किया गया था। अब बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाएगी, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाएगी। और बंगाल विभाजन लागू कब होगा, 16 अक्टूबर 1905। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा, अब वन लाइनर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को, बंगाल विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को, और इनके बीच में ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को। ये देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। ये सब वन लाइनर एग्जाम है जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। अब उसके बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ तो क्या उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था, तो हाँ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था सन 1905 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही अब आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, क्वेश्चन है बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, तो 1911 में। और किसने रद्द किया, तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम और रानी जो उनकी महारानी थी मैरी, जब भारत में आगमन उनका होता है तो 1911 में इनका आगमन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, वहीं पे बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की जाती है और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की जाती है। तो क्वेश्चन यदि पूछ ले कि किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो आंसर है 1912। ये सब जितने फैक्ट है ना, आपको बहुत अभी मतलब ये सब जितने फैक्ट है ना, ये एग्जाम में पूछते हैं। जैसे बहुत बार तो यही पूछा गया है कि वंदे मातरम किसने लिखा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो हम सभी जानते हैं कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो कर्जन था, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 था। लेकिन क्या कोई बंगाल का एलजी भी था? बंगाल का एलजी कौन था? उप गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का कौन था? यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, और एग्जाम में पूछा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर, बंगाल का एलजी कौन था, तो फ्रेजर थे बंगाल के एलजी। अब यहाँ भी वही मतलब स्लाइड है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ हमने आपको बता दिया है, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख तरीका क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पूर्वी बंगाल और असम की राजधानी किसको बनाया गया? ढाका को। तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी किसको बनाया जाएगा? तो कलकत्ता को।
कोलकाता जो है, कलकत्ता, इसको पश्चिमी बंगाल की राजधानी मतलब बनाया जाएगा। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था, बताइए आप। 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आप तो यूपी से है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था तो कहाँ हुआ था। ये शायद यूपी स्पेशल का भी पार्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक कितने अधिवेशन यूपी में किए गए। तो एक अधिवेशन ये भी था 1905 जो बनारस में हुआ था, और उस अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की गई। इस प्रकार हमारा एक टॉपिक बंगाल विभाजन और उसके विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे समाप्त होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, और जो फैक्ट था हमने आपसे बता दिया है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम पास होइए। इसी के साथ अपनी वाणी को जो है विराम देते हुए जय हिंद जय भारत।